नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास थर्ड हो रही है आपकी क्लास 8 की बुक है आधुनिक भारत SCERT बिहार बोर्ड की BPSC टीचर एग्ज़ाम के लिए अभी इसी बुक को सजेस्ट किया गया। और आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि पूरे अंग्रेज के टर्म में 1857 से लेके जो हमारा 1947 है उस टर्म के बीच में क्या क्या संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन या विकास हुए हैं उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। एक पूरा सार मिलेगा आपको इसमें कि क्या कुछ अच्छा क्या कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, उसका सार मिलेगा। तो शुरू करते हैं। संवैधानिक विकास, इसके अंदर आप कुछ एक्ट्स वगैरह भी मिलेंगे जो आपको लास्ट में मिलेंगे, आप उसको याद करने की चीज़ें हैं, आप याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि पहले के अध्याय में हम जान चुके हैं कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किए गए और जो कंपनी के हाथ में बागडोर थी, अब सिर्फ इंग्लिश गवर्नमेंट अब उसके अपने अंदर ले ली थी। 58 में यह आवश्यकता महसूस हुई कि भारतीयों को विधान परिषद का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी विधान परिषद का प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों को 1861 में भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है। 1861 में आप देख सकते हैं विधान परिषद के नियम लागू हो गए। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और धीरे धीरे शिक्षित भारतीयों में चेतना का विकास हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ, तो 1885 में हुआ। ह्यूम जी थे आपके यहाँ पे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता प्रशासन के अधिकाधिक साझेदारी की मांग करने लगे और भारतीय नेता मांग करने लगे कि बिहार विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। मीन्स पहले जो सदस्यों की संख्या थी उसको इंक्रीज किया जाए। सन 1892 में ब्रिटिश संसद ने इंडियन काउंसिल एक्ट नाम का कानून किया। ये सारे एक्ट आपको लास्ट में मिल जाएंगे, आप जनरली भी सुनते रहिए। और इससे दो तरह से बांट दिया गया, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय। नाम से ही क्लियर है, केंद्र एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आप कह सकते हैं, और प्रांतीय मतलब वो प्रांत के लिए यानी राज्यों के लिए। सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अप्रत्यक्ष रूप से चुनने की भी व्यवस्था की गई। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की व्यवस्था आरंभ नहीं की गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार था। ये इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत चीज़ें दी गई थी, जिसमें आपको विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 8 से 20 कर गई, जो बम्बई, मद्रास और बंगाल में, और अधिकतम संख्या 15 रखी गई अन्य प्रांतों में। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार में आपको 1909 में जो आया उसमें 1892 के सुधारों से कांग्रेस की मांगे की पूर्ति नहीं हुई। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ा रहा और अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय असंतुष्ट थे। शिक्षित व सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण उनका विरोधी हो गया था। 1905 में लॉर्ड कार्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन किसने किया और कब किया, तो लॉर्ड कार्जन ने किया और 1905 में किया। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे भारतीय असंतुष्ट थे, इनका विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखिए क्वेश्चन आपके कहाँ है, यही तो है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। और 1907 में कांग्रेस दो गुट में टूट गया, एक नरमवादी और गरमवादी। ये तो नाम से ही आपका क्लियर है, एक थोड़ा हिंसा वगैरह करते थे और एक नरम मतलब शांति से आंदोलन करके अपनी मांगे रखते थे। इन स्थितियों में सरकार नरमवादियों और मुसलमानों के सहयोग पाने के लिए नरमवादी और मुसलमान सहयोग करें 1909 में एक नियम लागू किया, जिसका नाम मॉर्ले मिंटो सुधार नियम दिया गया। मॉर्ले भारत के उस समय सचिव थे और मिंटो उस समय के वाइसराय थे। सन 1909 में सुधार के नियम को कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में कुल में 69 सदस्य होते थे, 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी होते थे। इनमें अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति थी। और इसके अलावा एक और टर्म आपको मिलेगा कि पृथक निर्वाचन पद्धति। पृथक निर्वाचन का मतलब है मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार,
ठीक है, मतलब पृथक मतलब उनको बांट दिया गया कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। ये हमेशा से ये पृथक करके जो काम कराने का काम था ना अंग्रेज, कि कुछ ना कुछ यहाँ भारतीयों के मन में भारतीय भाव ना रहे, धर्म के प्रति उनका अपना एक सजग भाव रहे, जिसकी वजह से उनमें हमेशा डिवाइड और रूल वो करते रहे। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन पद्धति कहा जाता है। मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार, निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। 1919 में सिखों को भी पृथक प्रतिनिधित्व मिला। 1935 में हरिजनों, धीरे धीरे सबको भी पृथक पद्धति मिलने लगी। यानी पृथक निर्वाचन पद्धति क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा और किसके आप कह सकते हैं सुधार नियम के अंतर्गत आता है, तो मॉडल मिंटो के सुधार नियम के अंतर्गत आता है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। कुछ फैक्ट्स की बातें आपको मिलेंगी जो राजनीतिक बदलाव में कुछ जो 1861 में जैसे भारतीय विधान परिषद, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, 92 में इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 में मॉडल मिंटो सुधार, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1907 में कांग्रेस टूट गई नरम गरम पंथियों में, 1919 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत सरकार एक्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम वायसराय माउंटबेटन, जिन्होंने 1947 में आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता करवाई। मीन्स कहने का ये कुछ इम्पोर्टेंट है, आप एक सीरीज में कैसे कैसे हुआ है उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक पहल से अब हम लोग आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगे। तो आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि क्या क्या परिवर्तन, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए, इनके बारे में थोड़ा देख लें। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों के आगमन से व्यापारिक कंपनियां के रूप में हुआ था, अधिक कमाना उनका फोकस था। 57 में कारीगरों को जोर जबरदस्ती के बल पे कम से कम मूल्य में सामान खरीदते थे, अधिक से अधिक आर्थिक लाभ पे बेचकर अंग्रेजी की नीति थी। ये बहुत पहले 1757। 72 में धीरे धीरे इस आर्थिक नीति में परिवर्तन आने लगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ शुरू हुई, तो भारत की आर्थिक नीति जो थी ब्रिटिश उद्योगों के आर्थिक हितों के अनुसार निर्धारित की जानी, मतलब कि अब यहाँ पे वही वहाँ के फायदे के हिसाब से यहाँ पे डिसीजन होंगे। ऐसी नीतियाँ अपने आएगी जिससे भारतीय उद्योग नष्ट हो जाएं। बताया ही पहले ही आपको कि कॉटन को यहाँ से ले जाना, वहाँ ले जाके कपड़े बना के यहाँ लाना, और यहाँ कोई टैक्स नहीं ले जाने पहुँचाने में, और यहाँ बेचेंगे तो ऊंचे दामों में बेचेंगे, तो क्या होगा, उद्योग नष्ट ही होगा। यानी भारतीय वस्तुएं जिनका संसार में अत्यधिक मांग थी, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के चलते औद्योगिक निर्यातक देश के स्थान पर इंग्लैंड के कारखानों से बनी वस्तुओं का आयात करने लगा। जो हम लोग निर्यात करते थे अब आयात पे डिपेंडेंट लगे, कच्चा माल इंग्लैंड भेजने लगे और वहाँ से आप कह सकते हैं चीज़ें मंगा के यूज करने लगे। ठीक है, लेकिन रानी विक्टोरिया कुछ कुछ जो था आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण की ओर ध्यान देगी, ऐसा वो कहती थी, लेकिन ये सब चीज़ रियल ज़मीन पे हो नहीं पाता था। कृषि तथा व्यावसायिक फसलें के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत में सन 1771 में जोतों का लगभग 40 एकड़ औसत था, जो 1915 में घटकर 7 एकड़ औसत हो गया था पर आदमी के हिसाब से, या कह सकें 40 एकड़ का औसत था जो अब 7 एकड़, मतलब कि जिसके मतलब भूमिहीन मजदूर की संख्या बढ़ने लगी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 1771 में जो किसान 40 एकड़ जोतते थे, 1915 में 7 एकड़ जोतने लगे। जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। पहला तो जनरेशन वाइज बंटवारा हुआ, उसके अलावा से उसके बाद वो इतना कर था कि अगर कर नहीं चुकाइएगा तो ज़मीन भूल जाइए। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कृषि भूमि का विस्तार हुआ, उसी अनुपात से ज़्यादा आबादी बढ़ी। भारत की 90% आबादी कृषि पर निर्भर थी। खाद्यान्नों के उत्पादन कमी का एक कारण यह था सरकार द्वारा कपास सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक फसलें उगाने के लिए कहना, कॉटन उगाइए, पटसन, मूंगफली उगाइए, गन्ना उगाइए, तंबाकू, तिलहन, नील उगाइए, इन सारी वस्तुओं जो भी आप कह सकते हैं कि जिससे आपको फ़ायदा हो सकता था, क्रॉप्स यानी कमर्शियल क्रॉप्स पे फोकस किया गया। इसी चीज़ को रोकने के लिए आप जानते हैं कि 1860 में अंग्रेज बगान मालिकों के विरोध भी हुआ, और 1917 में महात्मा गांधी अपना पहला आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नील के किसानों की समस्या समाधान करने के लिए आए। व्यावसायिक फसलों के उत्पादन की वृद्धि, खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया था, यानी कमर्शियल क्रॉप की वजह से जो खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ का उत्पादन घट गया था।
किसानों की दरिद्रता की बात करें तो बहुत ज़्यादा दरिद्र थे। कंपनी के शासनकाल में जमींदार, बंगाल में जमींदार, मद्रास में रैयतवाड़ी, उत्तर प्रदेश पंजाब में महालवाड़ी। जमींदारी बंदोबस्त के अंदर उपज के 3 भागीदार बने, सरकार, जमींदार। इस तीनों का अभी हम बताएंगे कि क्या क्या इस तरह में होता है। जमींदारी में अगर कोई भी फसल उपजा तो उसको 3 भाग में बांटो, एक जमींदार, एक किसान, एक सरकार। तो इस हिसाब से किसान को कुछ मिला ही नहीं। इसमें सरकार द्वारा लगान की राखी इतनी रखी गई कि पहले कभी नहीं रखी गई। किसान बोझ के तले दबे हुए थे। जमींदार पर किसानों का शोषण हो रहा था। भूमि व्यवस्था ने भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार को समाप्त कर दिया। अब जमीन को खरीद या बेचा या रेहान रह सकता, मतलब आपको अगर खेत है तो आपको पैसा नहीं है तो आप अपनी ज़मीन को रख दीजिए किसी के यहाँ गिरवी, फसल उपजाइए, अगर नहीं हुआ अच्छा तो भूल जाइए अपनी ज़मीन को। ऐसा यहाँ पे पैटर्न कर दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपको पता है कि सरकारी अधिकारी किसानों की स्थिति को ध्यान में दिए बगैर राजस्व की राशि निश्चित फिक्स कर दिया, मेरे को इतना चाहिए, आप कैसे भी ला के दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इतना चाहिए। बंगाल की तरह रैयतवाड़ी क्षेत्रों के किसानों को महाजनों के शरण में जाना पड़ता था। अब उनको देने के लिए महाजन से के पास जाते थे, हमको खेती करने दीजिए, आप नहीं दिए, क्रॉप्स नहीं दिए कर तो ज़मीन भूल जाइए। हर केस में किसानों का दोहन ही हो रहा था। किसान दरिद्रता कारण बड़े किसान छोटे किसानों की बटाई पर देना आराम कर दिया। अब बड़ा जमींदार खुद थोड़ी खेती करता था, अपने अंदर ढेर सारा किसान को रखता था बटाई पे कि उपजाओ, जो होगा हम उसको दे देंगे। बहुत एक छोटा सा हिस्सा किसान को देता था, बाकी सब खुद रखता था। राजस्व की वसूली भी वे स्वयं करते थे। उसके लिए उसने अपना आदमी रखा हुआ था, वो आदमी जाता था किसान से वसूलने तो बीच में वो भी खा लेता था। मीन्स बिचौलिए की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है। मीडिएटर जो था वो बढ़ गया था और वो बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा था। छोटे जोतों आबादी की वृद्धि के खेतों का बंटवारा हुआ, यानी बड़े लैंड की कमी हुई। अब छोटे छोटे जोतने के लिए खेत बचे हुए थे। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता, मतलब ग्राम में ऋण बहुत ही था। अब किसान के पास पहले से पूंजी कम और वो भूमि में सुधार नहीं कर सकता था। लगान की दर कुटीर उद्योग के नष्ट होने से गरीबी बढ़ रही थी। ऊपर से भारतीय किसान फिजूल खर्ची क्या, शादी कराना है उसमें खर्च है, घर में कोई मरण हो गया, उसका जन्म हो गया, कुछ ऐसा है तो उसमें खर्च है। मीन्स इतना खर्च है और कमाई का सोर्स नहीं, सारा कमाई तो लेके अंग्रेज चले जाते हैं। इतना कर दे रहे हैं, जितना इनकम नहीं है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, तो क्या यहाँ पे उनका कमाई होगी। चलिए आगे बढ़। फिर अकाल 1860 में से सन 1920 के बीच भारत के विभिन्न इलाकों में अकाल पड़े। 1876 में अकाल एक ऐसा भयंकर था, 2 वर्ष तक रहा, लाखों व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है। सोचिए 1876 में अकाल आया, लाखों व्यक्ति, अब समझ रहे हैं, ठीक है। बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत, इस सब जगह में अकाल का पेपर। अकाल क्यों आएगा, हम लोग मानसून पे डिपेंडेंट है फसल के लिए। अब मानसून एक बार भी बारिश गड़बड़ हो गई, सारा फसल आगे पीछे हो गया। अभी के जैसा पहले के समय मौसम विज्ञान थोड़ी था, जो भी था उसी से करते थे हम, जो भी था वो निर्भर रहते थे कि आएगी बारिश, उम्मीद रहती थी। 1883 में 1,50,00,000 रुपए की राहत दी गई। मतलब इतना अकाल आने लगा तो अकाल का एक डिपार्टमेंट बना, लोगों के लिए कृषि का एक डिपार्टमेंट बना, और मतलब अगर अकाल बड़ी थी तो 1,50,00,000 रुपये राहत कार्य में खर्च किए गए और बीमा के लिए प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया। 20वीं सदी में कम अकाल पड़े, इस कारण सिंचाई परिवहन राज्य में सुधार हुआ। फिर 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल हुआ जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इस अकाल का प्रमुख कारण प्रशासन की लापरवाही था। सिंचाई के क्योंकि सिंचाई का विकास अच्छा नहीं था। अकालों का मुख्य कारण हमेशा से सिंचाई, अगर आप नदी को छोटे छोटे नहरों से जोड़ दोगे, फसल आप पानी पहुंचा दोगे फील्ड तक, तो आप नदी के पानी से भी अपने फील्ड में वाटर आप कह सकते हैं कि इरिगेशन कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। वो इस सब चीज़ में विकास करने में भारत का क्यों ध्यान देंगे, उनका तो ध्यान शोषण करने में था, क्यों विकास करेंगे। उनको चाहिए हर चीज़ एकदम परोसा हुआ, उसके पीछे कैसे बनता है वो चीज़ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। 1874-75 में अकाल के समय सोन नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। विभिन्न नहरों के निर्माण से संचित भूमि सन 1940 तक भारत में केवल 13% भूमि ही सिंचाई की व्यवस्था की गई, किंतु इससे उत्पादन में वृद्धि हुआ। मतलब नहर जब 1-2 बार अकाल पड़ा तो बनाना शुरू हुआ, फिर भी 13% हुआ, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा। किसानों को नहरों से जो पानी मिलता था उसके लिए भी टैक्स, पानी के लिए टैक्स, नमक के लिए टैक्स, जो भी सिविक चीज़ें भी थी उस पर ये भी टैक्स था। और 20वीं सदी में सरकार द्वारा पृथक कृषि विभाग बनाया गया। कृषि से संबंधित सभी विकास की योजनाओं को पूर्ण करने का दायित्व कृषि विभाग को दिया। और बिहार में पूसा में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई, जो बाद में दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया, दिल्ली भेज दिया गया। चलिए
फिर अब मेन बात अगर हम लोग यातायात की करें तो किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए यातायात संचार का होना जरूरी है। आपको जैसे पता है कि डलहौजी के शासनकाल में रेल और तार का विकास हो चुका था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद सरकार द्वारा यातायात संचार साधनों का विकास और विस्तार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसे क्वेश्चन भी था कि आपका पहला ट्रेन किन दो स्टेशन के बीच चली थी, तो यह आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले बम्बई से ठाणे वाला जो था क्वेश्चन, उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली, आगरा से बम्बई को सड़क जोड़ा। ठीक है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि पहला अगर कोई भी चीज़ विकास भी कर रहा था तो अंग्रेज का मेन दो ही उद्देश्य था। पहला उद्देश्य कि भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना, कि आप अप्रोच हर जगह तक हो। दूसरा आर्थिक शोषण करना, जितना से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करें। अंग्रेज सरकार का उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल को उपलब्ध कराना था, इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुओं के लिए बड़े बाजार का निर्माण करना, इसलिए रेल मार्गों को बंदरगाह से जोड़ा गया। रेलवे 1853 में भारत में प्रथम रेल लाइन बम्बई से ठाणे तक बिछाई गई। सन 1854 में कलकत्ता को रेल मार्ग से बंगाल की पश्चिमी खानों तक जोड़ा गया। 56 में मद्रास को अर्कोणम, और 57 के बाद सरकार और निजी कंपनी के प्रयास से रेलवे का निर्माण तेजी से हुआ। ठीक है, लॉर्ड कार्जन के कार्यकाल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। 19वीं सदी के अंत तक भारत में 25,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण हो गया। सन 1947 तक 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बन चुकी थी। ठीक है, इस रेलवे प्रणाली ने भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। व्यापार की प्रगति के साथ रेलवे अकालों को, खतरों को दूर रखने के लिए भी संभव था। अकालग्रस्त क्षेत्रों में रेल मार्ग द्वारा अनाज पहुंचाना आसान हो गया। रेलवे उद्योग की उद्योग को विकास किया, और प्राइस फिक्सेशन भी हुई। जैसे एक चीज़ पहले एक जगह बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता था तो वहाँ उसका दाम बहुत कम, और उसी देश के दूसरे रीजन में उसको एकदम मिल ही नहीं रहा है डिमांड। तो अब क्या है कि वो जो ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ तो हर चीज़ हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और एक तरह का रेट लगभग हर जगह रहने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे द्वारा वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना आसान हो गया, कीमतों में समानता आई। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि रेलवे के अलावा सड़क हुआ, निर्माण हुआ, आधुनिक उद्योग, लोहा इस्पात के कारखाने लगने शुरू हुए। ठीक है, आधुनिक उद्योग का आरंभ हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, और इससे देश में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे का विकास हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इस अवधि में इंग्लैंड से सामान आना बंद हुआ। वो इंग्लैंड जो था विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था, और इसी समय हमारा जो उद्योग था वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, और लोगों को समझ में आया कि अभी यह मौका है जिसमें हम चीज़ों को, अपने उद्योगों का विकास कर सकते हैं। व्यापार और औद्योगिक प्रवृत्ति की वृद्धि हुई। आप कह सकते हैं कि दूसरे महायुद्ध में औद्योगिक वस्तु की मांग बढ़ी। मित्र राष्ट्रों के सैनिक उपयोग और दैनिक उपयोग की चीज़ों की आवश्यकता थी, इसलिए भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ा। ठीक है, इससे भारतीय उद्योग बढ़ावा मिला। सरकार द्वारा इन्हें संरक्षण देने का भी आश्वासन दिया गया। 20वीं सदी के आरंभ में विभिन्न प्रकार के उद्योग का विकास हुआ। आधुनिक उद्योगों के लिए लोहा, कोयला, सीमेंट, आप कह सकते हैं ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और लोहा और कोयला की खानों में अंग्रेज पूंजीपतियों का स्वामित्व था। रेलवे के विस्तार के साथ लोहा और कोयला की मांग बढ़ती रही। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, ये भी आप देख सकते हैं। जो आपकी टाटा आयरन की जो स्टील प्लांट थी वो जमशेदपुर में की गई। बंगाल और मैसूर में छोटे कारखाने हुए। 1945 में टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी की स्थापना हुई, और आपका 1904 में सीमेंट उद्योग की स्थापना। आप इस वर्ष सीमेंट का कारखाना तमिलनाडु में खोला गया। 30 में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई। कपास की बात करें तो कपास तो पहले रॉ ही मटेरियल में चला जाता था इंग्लैंड, लेकिन इसके विकास के साथ आधुनिक सन 1853 से आरंभ होता है। बम्बई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। बम्बई सूती वस्त्र का प्रधान केंद्र बना। नागपुर, सोलापुर, अहमदाबाद, अन्य वस्त्रों में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होते ही सूती वस्त्रों का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का चौथा स्थान है, और इस उद्योग में भारतीय पूंजी लगाई गई। सन 1927 से 30 तक इस उद्योग को संरक्षण भी दिया गया, और उसे संरक्षण 1946 तक प्राप्त रही। जूट की बात करें, जूट तो पहले एक कुटीर उद्योग था। बंगाल में प्रथम जूट मिल की स्थापना की। 1870 में उद्योग की खूब प्रगति हुई। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में इस उद्योग का उत्पादन बढ़ा। इन जूट मिलों पर अंग्रेज पूंजीपतियों का अधिकार था।
इसके अलावा जो भी मुनाफा होता था ज़्यादातर हिस्सा इंग्लैंड ही चला जाता था। जनसाधारण की आर्थिक स्थिति एकदम बिगड़ी हुई थी। भारत का धन विभिन्न रूप से इंग्लैंड पहुंचता था। बगानों और मुख्य उद्योगों पर ब्रिटिश का स्वामित्व था। जो भी माइंस वगैरह थे वहाँ पर भी इनका मुनाफा इंग्लैंड जाता था। राजस्व का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इवन अंग्रेज अधिकारी भी अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजते वेतन लेते थे, वो भारतीय कोष से लेते थे। भारत में धन निष्कासन के लिए निष्कासन के कारण भारत की गरीबी बढ़ती गई। 47 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 228 रुपये है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1947 के समय कितना था? 228 रुपये। बहुत कम। सोचिए, एक साल में कोई व्यक्ति 228 रुपया उस समय कमा रहा था। आम आदमी प्रतिदिन 1 रुपया से भी कम मिलता था और जमींदारों की स्थिति थोड़ी अच्छी भी थी। ठीक है। व्यापारियों उद्योगपति मध्यम वर्ग की औसत आय अधिक थी, किंतु कम आय वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक थी। जानते ही हैं कि कुछ ही लोग बहुत ज़्यादा इनकम वाले थे, बाकी सब तो एवरेज से भी कम, 1 रुपये सोचते पर दिन में 1 रुपये से भी कम। 20वीं सदी के आरंभ में खेतिहर मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी। अंग्रेज सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया, विपरीत भूमि कर बढ़ाया, अनेक प्रकार के कर लगाए। छोटे किसान पर ऋण का बोझ बढ़ा, वे भूमिहीन हो गए। सरकार के साथ जमींदार, बड़े किसान, महाजन इनका शोषण कर रहे थे। बगानों कारखानों के मजदूरों का शोषण हुआ। 1881 में मजदूरों के काम के घंटे, न्यूनतम आयु और इसके लिए कानून बने, लेकिन इसको कोई लागू नहीं किया। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय उद्योगपति भी प्रभावित हुए। भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया और ब्रिटेनियों को उद्योग से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। वे संरक्षण मांग करने लगे। शिक्षित मध्यम वर्ग को सरकारी सेवा में उपयुक्त स्थान नहीं मिलता था। निम्न मध्यम वर्ग के लोग के शिक्षित नवयुवकों को असंतोष बढ़ने लगा। ब्रिटिश संसार के प्रति उनमें असंतोष बढ़ता ही गया। अब एक नया वर्ग का हुआ। पहले तो जनरली 2 ही वर्ग थे। एक वर्ग था आपका पूंजीपति और एक वर्ग था मजदूर, औद्योगिक मजदूर, चाहे कोई इंडस्ट्री में हो, जमींदार के यहाँ हो, किसी खेतों पे हो, मजदूर ही। फिर सोसाइटी में एक नया वर्ग आया है, जिस वर्ग का नाम है मध्यम शिक्षित, यानी मिडिल क्लास, जिसे आज भी कहते हैं हम लोग मिडिल क्लास, जो पढ़ा लिखा और शिक्षित होता था। लेकिन मध्यम वर्गीय इसमें शिक्षक, व्यापारी, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी आते थे। अंग्रेज प्रशासन की आर्थिक आप कह सकते हैं नीतियों में जो परिवर्तन किया हुए भारत के राष्ट्रीय जागृति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। भारत के किसान लगान की बढ़ी हुई राशि से असंतुष्ट थे। फलतः 20वीं शताब्दी में किसान संगठन की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिकों ने श्रमिक संघ की स्थापना की। राष्ट्रवादी नेता भारत की बढ़ती हुई गरीबी से चिंतित थे। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में सुधार की मांग की। आर्थिक क्षेत्र के असंतोष ने राष्ट्रीय आंदोलन की गति प्रदान की। तो फिलहाल आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ये आपका रिलेटेड होगा पूरा धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। धर्म और समाज में जो कुरीतियाँ थी उसको सुधार करने के लिए जो आंदोलन हुए उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।